बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की पेरोल पे रिहाई, हुकाम को यकीन दहानी करवा दी गई। हुकाम को क्या यकीन दहानी करवाई गई है? क्या बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की पेरोल पे रिहाई होने जा रही है? एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात, बात बिगड़ गई, ये क्या मामला है? इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। बाकी पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पे कल रात तीसरा और फिर आज सुबह जो चौथा हमला किया गया, पाकिस्तान की जानिब से अगले चंद घंटों में जवाबी कार्रवाई का क्या इम्कान है? पाकिस्तान भारत को कैसे जवाब देगा? टारगेट्स क्या हैं? इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ दोस्तों की जानिब से ये कहा गया कि इमरान वसीम भाई, आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हैं, यानी आप ऑलराउंडर नहीं हैं कि आप पाक भारत जंग पे भी बात करें, आप पाकिस्तान की सियासत पे भी बात करें, आप कोर्ट रिपोर्टिंग उसके ऊपर भी हमें अपडेट करें। तो मुझे मेरे दोस्त ने जो है वो महदूद रहने को कहा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करें और कोर्ट्स के जो अपडेट हैं वो हमारे साथ शेयर करें। तो बिल्कुल हमारे दोस्त की बात ठीक है, लेकिन मैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से बताता चलूँ कि मैं इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया को पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो मुझे अपडेट समझ आती हैं, उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूं। मैं हवा में नहीं छोड़ता। और यहाँ पे मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ और उस यूट्यूब चैनल पे आगाज़ से करूँगा पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जल्द उस यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगाज़ में तो वहाँ पे पाक भारत जंगी सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिर बाद में आपको वहाँ पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की कोर्ट रिपोर्टिंग और बाकी सोशल मीडिया जो भी रिपोर्टिंग होगी उस पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। कोई ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि जब वीडियो पब्लिक होती है तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन तक नोटिफिकेशंस नहीं पहुँच रहे। तो खुदा जाने क्या इसमें एरर आ रहा है कि नोटिफिकेशन देखने वालों तक नहीं पहुंच रहे। लेकिन फ़िलहाल ये हमारा चैनल इंटैक्ट रहेगा। आपको कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाक भारत कशीदगी के हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे। अब आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी अहम खबर है कि इमरान खान साहब के पे रोल पर रिहाई और हुकाम को यकीन दहानी करा दी गई। ये जो नाज़रीन दरख्वास्त है जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, ये एडवोकेट लतीफ़ खोसा के ज़रिए दायर की गई, जिसमें पंजाब हुकूमत के अडियाला जेल के जो हुकाम हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, जो पे रोल की मुतलका कमेटी है, उसको फ़रीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को पे रोल पर रिहा किया जाए, और उसकी वजह यह बताई गई है कि जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं वो इमरान खान के बहुत बड़े दुश्मन हैं। नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त में ये कहना है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में और दीगर आलमी फोरम्स पर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त स्टांस लिया था। तो इस वक्त जो पाक भारत जंग के बादल मंडला रहे हैं, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई है, तो अडियाला जेल के ऊपर मोदी सरकार की जो है वो नज़रें हैं, नज़रें टिकाए हुए हैं, और इमरान खान इंडियन गवर्नमेंट का, मोदी हुकूमत का एक पोटेंशियल टारगेट है। तो लिहाजा इत्तेहाद के लिए बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडियाला जेल से निकाल कर जो है वो पे रोल पर रिहा किया जाए। अच्छा, पे रोल पर रिहा करने के कुछ मिसालें भी इस दरख्वास्त में पेश की गई हैं, जिसमें एक तो ये कहा गया कि कोविड-19 जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे तब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मुल्ज़मान जो अंडर ट्रायल हैं या जिनकी सज़ाएँ मुकम्मल होने वाली हैं या जिनको पे रोल पर रिहा किया जा सकता है, उनको पे रोल पर रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। दूसरी इसमें जो मिसाल पेश की गई है वो साउथ अफ्रीका के जो लीडर हैं नेल्सन मंडेला, उनसे मुतल्लिक़ दरख्वास्त में कहा गया है कि जब पॉलिटिकल नेगोशिएशन हुई साउथ अफ्रीका में, उन पॉलिटिकल नेगोशिएशन के बाद जनूबी अफ्रीका में इत्तेहाद पैदा करने के लिए, यकजहती पैदा करने के लिए नेल्सन मंडेला को पे रोल पे रिहा करने का फ़ैसला हुआ था। तो ये दो मिसालें पेश की गई हैं और इसमें यह कहा गया है कि हम इमरान खान साहब की पे रोल की रिहाई के हवाले से ये यकीन दहानी कराते हैं कि इमरान खान साहब को अगर आप पे रोल पे रिहा करते हैं इस जंगी सूरत हाल में, जंगी हालात में, तो जो भी इसकी शराइत होंगी इमरान खान साहब तमाम शराइत पे अमल दरामद करेंगे। लेकिन जो ख़ास बात, जो अहम यकीन दहानी कराई गई है कि पे रोल पे रिहा होने के बाद इमरान खान कोई गैर कानूनी सरगर्मियाँ जो हैं उससे मुकम्मल तौर पे परहेज़ करेंगे। अब ये जो लाइन लिखी गई है कि गैर कानूनी सरगर्मियों से इमरान खान दूर रहेंगे, उनसे परहेज़ करेंगे, अब इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? ये कह के
PTI ख़ुद जो है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से क्या यकीन दहानी करा रही है, ये नाज़रीन इस पर बहुत बड़ा एक अहम सवाल है। लेकिन बहरहाल आप देखते हैं कि ये पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा भी आ रहा था कि बानी PTI को रिहा किया जाए और उनके रिहा होने से मुल्क में इत्तेहाद पैदा होगा। तो उस पर जो अपोजिशन जमातें, इमरान खान साहब की जो अपोजिशन जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उनकी तरफ से सवाल ज़रूर उठा था कि जब बालाकोट 2019 का वाक़या पेश आया था तब इमरान खान साहब ने क्या नवाज शरीफ को रिहा करा के जो एक इमरान खान साहब ने इजलास बुलाया था भारत की कशीदगी के मामले पे, बालाकोट हमले के मामले पे, तो या आज जिस यकजहती की बात की जा रही है तो क्या इमरान खान साहब ने उस यकजहती को उस वक्त उस यकजहती को करने के लिए कोई कदम उठाया था? बल्कि इमरान खान साहब के मुखालफिन ये कहते हैं कि उस वक्त तो इमरान खान साहब ने यह किया था कि जो एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया था कौमी सलामती के हवाले से, उसमें तो इमरान खान साहब खुद नहीं आए थे। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा, तो ख़ुद तो कौमी यकजहती के हवाले से खान साहब ने कदम नहीं उठाया था। तो अब ऐसे हालात क्या हैं कि खान साहब और खान साहब की जमात जो है वो यकजहती की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर हुई है, इस पर क्या समाअत होती है, कब होती है और फिर फैसला अदालत का क्या सामने आता है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जजेस में कशीदगी बढ़ गई या जजेस में बात बिगड़ गई। दरअसल ये दो खबरें हैं, एक खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, और दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की हम बात करें तो वहाँ पर जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पासपोर्ट इमिग्रेशन के जो डायरेक्टर हैं, DG हैं, और उसके साथ साथ जो नैब के डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ किया था, उस पर डिवीज़न बेंच ने बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर सस्पेंड कर दिया था। लेकिन सस्पेंशन के बावजूद बाबर सत्तार साहब ने उस केस को टेकअप करके रजिस्ट्रार, जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको लायबल भी ठहराया था और उनको हुक्म भी दिया था कि 7 मई को ये मुकदमा आपने समाअत के लिए मुकर्रर करना है। लेकिन 7 मई की समाअत से पहले 6 मई को एक दिन पहले एक नया डिवीज़न बेंच बना था जिसमें सरफराज डोगर साहब खुद शामिल नहीं हुए थे। जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आसिफ को उसमें शामिल किया गया था। इसमें बाबर सत्तार की तरफ से डिवीज़न बेंच की जानिब से केस को सस्पेंड करने के बाद, ऑर्डर को सस्पेंड करने के बाद, बगैर केस की फिक्सेशन के कार्रवाई करने और ऑर्डर जारी करने के ऊपर हैरानी का इजहार किया था कि जब डिवीज़न बेंच ने उनका ऑर्डर सस्पेंड कर दिया था तो बाबर सत्तार साहब ने इस केस को कैसे टेकअप किया, इसमें कैसे ऑर्डर पास किया और इसमें कैसे कार्रवाई की। तो बाबर सत्तार साहब ने डिवीज़न बेंच के ऑर्डर के बाद दोबारा ये केस टेकअप किया और बाबर सत्तार साहब ने इस केस में जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, केस फिक्स नहीं था उनके पास, बाबर सत्तार साहब ने कहा कि उनका जो ऑर्डर था, जो इमिग्रेशन का मामला था, उनके डायरेक्टर का मामला था, उनके ऑर्डर का जायज़ा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं था आइन के तहत, कानून के तहत, कि वो मेरे जारी किए गए ऑर्डर का जायज़ा ले सकते। और बाबर सत्तार साहब ने कहा कि ये तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उसमें डिवीज़न बेंच ने बैठ के हमारे ऑर्डर को जो है वो सस्पेंड कर दिया। तो ये एक तो वहाँ पे ये मामला चल रहे हैं कि जजेस में आपस में जो इख्तलाफात हैं वो जुडिशल साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अजय जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है उसमें आपको ये बताते चलें कि आपको याद होगा कि जब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया था तो मखसूस नशिस्तों में जो इख्तलाफी जजमेंट देने वाले जो जजेस थे उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी, जिसमें जैसे जमाल खान मंदुखेल भी थे, जैसे नईम अख्तर अफ़गान भी थे, अमीनुद्दीन खान साहब थे, काजी फ़ायसा थे और या अफरीदी साहब थे, कि इन्होंने आइन और कानून के बरखिलाफ़ जाके फ़ैसला दिया है, नज़रिया ज़रूरत को इन्होंने ज़िंदा किया है। अब नाज़रीन जो चंद रोज़ पहले, 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से, इस फ़ैसले में जो 5-2 का इख्तलाफ सामने आया है, इस इख्तलाफ के बाद जो 5 जजेज़ हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं होगा सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सके। तो इन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दिया है 5 जजेज़ ने जो कि आइन और कानून के मुनाफी है और पूरी दुनिया में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है उसको डिस्करेज किया जाता है। लेकिन जो दूसरे जजेस थे जो कि मिनॉरिटी में चले गए, जमाल मंदुखेल साहब थे या अपने अफ़गान साहब थे, उनसे मुतल्लिक़ कहा गया कि ये हीरो हैं, इन्होंने हमारे दिल खुश कर दिए हैं। अब जो लोग मंदुखेल साहब और अफ़गान साहब के हवाले से आज उनको सराह रहे हैं, उनको हीरो मान रहे हैं, क्या लोगों के कहने के ऊपर जजेस को हीरो बनाया जाएगा, ज़ीरो बनाया जाएगा? मैं आपको जो ख़बर देने जा रहा हूँ कि आखिर वो कौन सा बारीक नुक्ता था, वो कौन सी बारीक लाइन थी जिसकी वजह से जजेस में ये जो फ़ैसला था जो कि इत्तफ़ाक़ राय के साथ आ सकता था, लेकिन ये इख्तलाफ के साथ 5-2 के तनासब से आया। 5 जज एक साइड पे हो गए और 2 जज जो है वो एक साइड पे आ गए। आप नाज़रीन अगर उस फैसले को निकाल के पढ़ें
तो दोनों साइड के जजेस का, चाहे वो अक्सरियती साइड के जजेस हैं चाहे वो मिनॉरिटी साइड के जजेस हैं, दोनों जजेस इस बात पे मुत्तफिक हैं कि राइट ऑफ अपील होना चाहिए। पाकिस्तान का जो आइन है, इस्लामी जो तालीमात हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा राशिदीन के दौर में जो अपील का राइट है, जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसकी तरफ से राइट ऑफ अपील को एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं और इस बात का एहतमाल मौजूद होता है कि गलती हो सकती है, एरर हो सकता है, तो उसका जायज़ा लेने के लिए राइट ऑफ अपील होना और जो प्रोसीजर है उसका फॉलो होना और जो कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से उनको अडेयर किया जाना चाहिए। तो दोनों साइड के जजेस ने इस बात को एडमिट किया कि राइट ऑफ अपील होनी चाहिए। अब इख्तलाफ किस बात पे हुआ? इख्तलाफ सिर्फ इस बात पे हुआ कि दो जजेस ने कहा कि चूँकि राइट ऑफ अपील नहीं है मिलिट्री कोर्ट में, तो हम ये इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद करते हैं। 5 जजेस ने कहा राइट ऑफ अपील होना चाहिए, लेकिन चूँकि राइट ऑफ अपील यहाँ पे नहीं है, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, तो लिहाजा उनको राइट ऑफ अपील फराहम किया जाए। राइट ऑफ अपील पे यानी बात करने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि राइट ऑफ अपील पे सातों के सातों जजेस जो है वो मुत्तफिक थे। इख्तलाफ सिर्फ इस बात पे था कि चूँकि अभी राइट ऑफ अपील है नहीं, तो 2 जजेस ने कहा कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। 5 जजेस ने कहा कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है इन हालात में, 9 मई के इंसिडेंट के नतीजे में, तो राइट ऑफ अपील जो है वो फराहम किया जाए। अब ये इख्तलाफ हो गया सिर्फ इसी बारीक नुक्ते पे, एक छोटी सी बात पे। अगर नाज़रीन इस पर इत्तफाक हो जाता इस बात के ऊपर, तो फिर फ़ैसला और भी बेहतर हो सकता था। कैसे बेहतर हो सकता था? फ़ैसला अभी भी मुनासिब है। बेहतर कैसे हो सकता था कि अगर जो मंदूखेल साहब हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं वो भी 5 जजेस के साथ एग्री कर जाते, तो फिर उसमें जो कंडीशन है 45 दिन के अंदर कि आप राइट ऑफ अपील फराहम करेंगे, उसमें ये शर्त भी शामिल हो सकती थी कि अगर 45 दिन के अंदर ये इंट्रा कोर्ट अपील के लिए या अपना मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील फराहम नहीं की जाती, तो फिर इनके केसेस जो हैं वो आम अदालतों में जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएँ। अब इसके ऊपर कुछ जो जजेस हैं उनको आज कहा जा रहा है कि वो हीरो हैं, यानी आप अपनी पसंद का फ़ैसला, अपनी ख्वाहिश का फ़ैसला आए तो आप जजेस को कंधों पे उठा लेंगे, आप जजेस को हीरो बना देंगे। तो आइंदा आने वाले दिनों में जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आ चुका है, नज़रसानी की दरख्वास्तों के ऊपर लोगों को नोटिस हो चुके हैं, क्या आप उनको फिर हीरो से ज़ीरो बनाएंगे? मखसूस नशिस्तों के केस में मंदूखेल साहब की क्या ओपिनियन थी? आपने गिद्धों की तरह मंदूखेल साहब को नोचा, आपने जैसे जमाल खान मंदूखेल के साथ अमीनुद्दीन खान साहब को, अफ़गान साहब को, काजी फाइज़ साहब को नोचा। तो मखसूस नशिस्तों के केस में अगर यही राय जो उनकी पहले राय थी जज साहबान की वो बरकरार रही, तो फिर आप उनको हीरो से ज़ीरो कर देंगे। ये नाज़रीन सिलसिला नहीं होना चाहिए। बेसिक जो पॉइंट है, जब ये मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलें दायर हुई थी, तो ये नुकता उठाया गया था कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ पर राइट ऑफ अपील नहीं होता। तो जो एतराज़ करने वाले थे उनका बेसिक एतराज़ यही था कि राइट ऑफ अपील नहीं है तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। तो मजमूई तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर देखें तो वहाँ पर तो राइट ऑफ अपील जो है फराहम कर दिया गया है। तो उसके बाद फिर इस फैसले पर, अक्सरियती फैसले पर भी किसी किस्म का एतराज़ उठाना बनता नहीं है। अब नाज़रीन आ जाते हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। नाज़रीन भारत की जानिब से पाकिस्तान पर रात गए तीसरा हमला किया गया, लेकिन वो तीसरा हमला भोंडा साबित हुआ। भोंडा जो है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया, मीडिया कंपेन की गई, मीडिया प्रोपेगेंडा किया गया, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के सरकारी रेजिडेंस के बाहर धमाका हो गया, कराची एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पे जो सी पोर्ट है उसको तबाह कर दिया गया, और फिर उसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान का F-16 त्यारा और 2 JF-100 त्यारे भारत की जानिब से तबाह कर दिए गए, उनके पायलट्स को पकड़ लिया गया। वो पायलट्स कहाँ पे हैं? क्या इंडियन मीडिया ने दिखाया कि हमने ये पाकिस्तान के जहाज़ जो तबाह किए हैं, ये पाकिस्तान के हमने पायलट्स पकड़े हैं? अभिनंदन को तो हमने दिखाया था ना दुनिया के सामने, जो ये कह रहा था कि पाकिस्तान की चाय बड़ी अच्छी है, तो भारतीय मीडिया ये भी दिखा देते। और फिर ये भी खबरें चलाई गई इंडियन मीडिया की तरफ से, और सोशल मीडिया पे भी कहा गया कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैरून मुल्क रवाना हो गए। और ये भी सोशल मीडिया के ऊपर कहा गया कि पाकिस्तान के इन हमलों का जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया है, जल्द जो है वो भारत का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ये मीडिया प्रोपेगेंडा भारत का नाकाम साबित हुआ, हत्ता कि इंडियन लोगों की तरफ से कहना पड़ा कि ये किस किस्म का हमारा मीडिया है कि झूठ फैला रहा है, कि हम इसके ऊपर अब एतबार कैसे कर सकते हैं कि जो ये बता रहा है वो हकीकत भी है, वो सच भी है, क्योंकि ये तो सारा कुछ झूठ नज़र आ रहा है। तो चौथा जो हमला भारत की तरफ से किया गया वो था खुदकुश, जो 6 नए इसराइली साख्ता ड्रोन पाकिस्तान में आज दाखिल किए गए। 6 नए, 29 कल पाकिस्तान ने तबाह किए थे, जिस पर पाकिस्तान के कुछ लोग जज्बाती भी हुए थे।
लेकिन आज उनको भी समझ आ गई है कि ये भारत की एक साजिश थी, भारत का एक प्लॉट था, एक प्लान था पाकिस्तान के अंदर जज्बातियत क्रिएट करके नफाक और इंतशार और इख्तलाफ पैदा करने का। तो आज 6 खुदकुश जो इसराइली साख्ता जो ड्रोन थे उनको पाकिस्तान ने जो है वो मार गिराया है। लेकिन भारत के इन हमलों के बाद एक तो जो झूठा फैलाया गया ना कि पाकिस्तान का F-16 त्यारा हमने मार गिराया है, अमेरिका ने कह दिया, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है कि पाकिस्तान ने F-16 त्यारा जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किया, और जो JF थंडर 2 पाकिस्तान की गिराए गए हैं उस पर पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पे इंडिया से ही कह रहे हैं, ओ भाई आपकी इंडियन एयरफोर्स की कैपेसिटी इतनी है, आप पाकिस्तान के JF थंडर तो क्या, पाकिस्तान के J-10C नए 4.5 जनरेशन के जो लड़ाका त्यारे हैं उनको आप क्या गिराएंगे? आपकी तो काबिलियत इतनी है कि पाकिस्तान के जो चिंची रक्षा हैं जिन्हें चलाने वाले उनके जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो उसको F-16 समझ के चलाते हैं, आप तो हमारा चिंची रक्षा नहीं गिरा सकते। और इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की एयरफोर्स की कामयाबी का एतराफ़ कर रहा है, यानी अमेरिकन मीडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाका त्यारे मार गिराए हैं, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। इंटरनेशनल मीडिया एतराफ़ कर रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया ने यह भी लिखा जो भारत के 5 जहाज़ पाकिस्तान ने लड़ाका गिराए हैं, भारत तो एडमिट नहीं कर रहा। कल भारत के सेक्रेटरी अपना खारजा से सवाल हुआ कि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमने उनके 5 जहाज़ मार गिराए हैं, आप सबूत क्यों नहीं देते कि पाकिस्तान ने आपके 5 जहाज़ हमारे 5 जहाज़ गिराए हैं, नहीं गिराए। उस पर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी का क्या कहना था कि ये अभी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। वही इतना आसान सवाल है, उसका इतना आसान जवाब है, अगर आपके त्यारे नहीं गिरे तो आप साफ कह दें। लेकिन अमेरिकन मीडिया यहाँ पर भी कह रहा है कि 3 त्यारे तबाह होने का इंडिया के सिक्योरिटी ऑफिशियल ने एतराफ़ किया है अपना नाम ना जाहिर करने की बुनियाद पर। अब ये नाज़िर भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जो इस किस्म की स्ट्राइक की जा रही है, जहाज़ तो वो ला नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो भारत जान चुका है। अब वो ड्रोन, इसराइली साख्ता ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान में ये सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के और पाकिस्तान में टारगेट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान कब जवाब देगा ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इस पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह वाज़ेह तौर पे कहा है कि भारत की जानिब से जो इस किस्म की ड्रामेबाजियाँ जो पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब भारत को दिया जाएगा वो उस जवाब में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। लेकिन आज ये वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान जब जवाब देगा, भारत बेशक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए कि हमने वहाँ पर जाके कोई 15 ठिकानों के सेंसिटिव मकामात को, इंडियन इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया है। पाकिस्तान जब भारत को जवाबी हमला करेगा, जवाब देगा, रिस्पॉन्ड देगा, तो पूरी दुनिया उसको रिपोर्ट करेगी और पूरी दुनिया उसको देखेगी भी। और पाकिस्तान के जवाब की गूंज, जैसे 5 त्यारे पाकिस्तान ने भारत के गिराए थे, इस हमले की गूंज भी पूरी दुनिया तक जाएगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।